पेपर को सॉल्व करने से पहले जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इस पेपर की स्पेशलिटी क्या है? हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर। आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट जो स्पेशली डिजाइन किया गया है होमी भाभा एग्जाम के लिए। जो बच्चे होमी भाभा 30 नवंबर को एग्जाम देने वाले हैं, उससे पहले अगर ये आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको रियल पेपर लगेगा। इस पेपर की स्पेशलिटी क्या है कि अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हैं और जैसे जैसे सर आपको सॉल्व कराएंगे बोर्ड पर, तो आपको वैसे वैसे सॉल्व करते जाना। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जैसे प्रीवियस ईयर में पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे जैसे विटेज है क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज, वैसे वैसे क्वेश्चन डाले गए हैं। लेकिन इसकी स्पेशलिटी एक खासियत ये भी है कि आपको कुछ क्वेश्चन गूगल पर भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन डिजिट चेंज करके। जैसे फिगर वाला क्वेश्चन है तो आपको कैसा मिलेगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। स्टेटमेंट का कैसा क्वेश्चन आता है वो ऐसा ही मिलेगा, फिगर से रिलेटेड भी ऐसा ही होगा, मैच दी फॉलोइंग भी ऐसा ही होगा, ओड वन आउट का भी सेम उसी टाइप से पूछता है, वैसे ही होने वाला है। तो उससे पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इंटीग्रिटी करियर एकेडमी के बारे में बता देता हूँ। इंटीग्रिटी करियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र में है और हम जो कराते हैं यहाँ पर फाउंडेशन प्रोग्राम कराते हैं। फाउंडेशन प्रोग्राम मीन्स 5th से लेकर 10th तक के लिए पढ़ाते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे फ्यूचर में नीट का एग्जाम देने वाले हैं, IIT JEE का एग्जाम देने वाले हैं, NDE का एग्जाम देने वाले हैं या अदर स्ट्रीम में जाने वाले हैं। उसके लिए बेसिक फाउंडेशन, ओलंपियाड एग्जाम या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और आज हम इंटीग्रिटी के तरफ से आप सभी के होमी भाभा के प्रिपरेशन का सही आकलन करने के लिए हमारा जो स्पेशल मॉक टेस्ट है उसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 1 से लेके 100 क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन बताया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा कि जब आप 30 नवंबर को एग्जाम देने जाएंगे तो किस क्वेश्चन में आपको क्या सोचना है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो आज इंटीग्रिटी के सारे फैकल्टी मिलकर इस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से वीडियो को देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो और भी होमी भाभा के एस्पिरेंट के पास पहुंच सके। तो आइए सर, आप स्टार्ट कीजिए सर। हेलो मेरे प्यारे बाल वैज्ञानिकों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। द डैश डैश यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन बाय अ नेकेड आई। यहां पर किसकी बात की है कि ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कि जो हमारी नेकेड आई से हम देख पाते हैं। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, तो बैक्टीरिया है। देखो जो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ठीक है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक है, हमें वो हमारी नेकेड आई से दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट के बारे में। तो देखो ईस्ट जो होता है ना, तो यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। ठीक है ना, तो देखो बच्चों यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कही गई है। देन थर्ड है सम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। हाँ बच्चों, यही आंसर क्या हो सकता है, हमारा करेक्ट हो सकता है। सम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि क्या, कुछ ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है तो क्या करते हैं, हमारी नेकेड आई से हम देख पाते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्या है, तो मशरूम। देखो बच्चों मशरूम जो होता है, तो मशरूम क्या है, मल्टीसेलुलर है। ठीक है, ये एक फंगस है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे है कि जो हमारी नेकेड आई से हम देख पाते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। हेलो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। विच इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आपका क्या समझते हो, जिसको आप कभी भी एनी टाइम बना सकते हो। जैसे फॉसिल फ्यूल है, ये है ना, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट करते हो, हम फ्यूल की बात करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी। तो हमको बताना है कौन सा इसमें क्या है, रिन्यूएबल है ना। नॉन इज नॉट ए रिन्यूएबल। तो वो सोलर एनर्जी जो है वो कैसी है, रिन्यूएबल सोर्स है। वाटर एनर्जी जो है वो भी हम कभी किसी टाइम बना सकते हैं, वो भी कैसी है, रिन्यूएबल है। विंड एनर्जी भी है, वो कैसी है, रिन्यूएबल सोर्स है। और नेचुरल गैस जो है ये है हमारा कौन सा सोर्स, नॉन रिन्यूएबल। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, नेचुरल गैस।
थैंक यू सो मच सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ मेटल केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड लूज इट शाइन। मेटल को हम कहाँ रखेंगे तो कि वो अपनी शाइन को लूज कर देगा। तो पहला ऑप्शन है सनफ्लावर ऑयल। तो भैया सनफ्लावर, डीजल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे ऑयल के अंदर अगर आप मेटल को रखोगे तो भैया वो तो और रस्टिंग से या कोरोजन से बचेगा, तो इन तीनों में तो वो अपनी शाइन लूज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसको कोल्ड ड्रिंक में रखोगे तो जरा ध्यान से देखेंगे, कोल्ड ड्रिंक में होता है एसिड। क्या होता है कोल्ड ड्रिंक में? एसिड। कौन सा एसिड सर? CO2 वाला एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो मेटल इस एसिड से रिएक्शन करेगा तो वो अपनी शाइन लूज कर देगा, इसीलिए इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू। आइए सर। थैंक यू सर। तो देखो क्वेश्चन नंबर, आगे वाला क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या कहा है कि जो बॉडी मूवमेंट जो टॉपिक है, ठीक है, तो उससे ये क्वेश्चन है। देखो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कोरिलेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है तो कोरिलेशन को पता करना है, ठीक है बच्चों। देखो तो पहले क्या है, स्कल और ब्रेन है। देखो बच्चों जो स्कल होते हैं ना, वो स्कल क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन है तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, रिब केज है। तो रिब केज क्या होते हैं बच्चों कि रिब केज जो हमारी होती है, जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा लंग्स है, जैसे कि हमारा हार्ट है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फेमर करेक्ट है क्या? नहीं सर, ये तो फेमर नहीं हो सकता, ठीक है। देन सेकेंड है हार्ट है और लंग्स है। हाँ सर, ये जो हमारी रिब केज होती है ना, वो हार्ट को या लंग्स को क्या करती है, दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट वाला हमारा फोर्थ है, ठीक है। यस, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन यहां पर क्या है, करेक्ट है। आइए सर। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। गेस हु एम आई, ये पूछ रहा है कि मेरे बारे में बताओ, है ना। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है ना। यही एक लाइन से आपको आंसर पता हो जाना चाहिए। सारे प्लैनेट में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। वैसे अगर और दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, आई हैव द फास्टेस्ट रोटेशन पीरियड। जो जितना बड़ा होता है साइज में, उसका रोटेशन पीरियड भी उतना ही छोटा होता है ना। तो जुपिटर का रोटेशन पीरियड भी कैसा है? बहुत सारे प्लैनेट से सबसे छोटा रोटेशन पीरियड है, या सबसे कम रोटेशन पीरियड हम बोल सकते हैं। थर्ड लाइन है, आई एम क्लियरली विजिबल इन द नाइट स्काई, क्योंकि इसकी साइज जो है वो क्या है, हम इतना बोल सकते हैं कि जितने सारे प्लैनेट मिला दो उसके ढाई गुना अकेला जुपिटर है। और ऐसा भी बोला जाता है कि जितनी अप्रोक्सीमेटली 1300 अर्थ है ना, एक अकेली अर्थ आपको पता है कितनी बड़ी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 1300 अर्थ अकेले जुपिटर में आ सकती है। तो सोचो कितना बड़ा होगा ये, है ना। तो ये सारी जो तीनों जो लाइनें बोली गई है, किसके लिए बोली गई है? जुपिटर के लिए बोली गई है ना। तो आपका इस वाले क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आगे वाला क्वेश्चन है, देखो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर देखते हैं बायोलॉजी वाला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि रॉय विजिटेड द डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द हिज दिवाली वैकेशन, ठीक है। तो रॉय जो है ना, उन्होंने क्या किया है कि दिवाली वैकेशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर विजिट किए, ठीक है। देन नेक्स्ट है कि दे कलेक्ट द डिफरेंट प्लांट्स सच एज अ लॉन ग्रास, यानी कि उन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया है बच्चों कि लॉन ग्रास कलेक्ट किया है। देन सेकंड है बीटर गार्ड, यानी कि हमारा जो करेला की प्लांट होते हैं ना, तो उसको भी कलेक्ट किया है। देन है पोमग्रेनेट ट्री कलेक्ट किया है, और क्या किया है, मैंगो ट्री को कलेक्ट किया है। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो कि व्हेन स्कूल स्टार्टेड, जब स्कूल स्टार्ट होगी तब क्या होगा, द टीचर कैटेगराइज्ड इनटू द हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री एंड क्लाइंबर। तो टीचर ने क्या किया है, उस सभी प्लांट को जो रॉय ने क्या किया है, कलेक्ट किया है, तो उसी प्लांट को टीचर ने क्लासिफाई कर दिया है। किसके अंदर? तो हर्ब्स के अंदर, श्रब के अंदर, क्लाइंबर के अंदर या ट्री के अंदर, ठीक है। तो इसको इसे कैटेगराइज किया है। ओके, तो क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, दीज कैटेगराइजेशन ऑफ द प्लांट्स बेस्ड ऑन। तो टीचर ने जो कैटेगराइजेशन किया है तो कौन से बेसिस पर किया है, ये हमें पता चलाना है, कराना है, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हमारा यहां पर, देखो फर्स्ट क्या है हमारा यहां पर, एक मिनट बच्चों,
ठीक है। फर्स्ट क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। हाँ सही बात है सर कि जो हाइट होती है ना प्लांट की, तो उसी के बेसिस पर हम क्या क्या कर सकते हैं कि प्लांट को कैटेगराइज कर सकते हैं हर्ब के अंदर, श्रब के अंदर। देखो हर्ब जो होते हैं ना, उनकी जो स्टेम वगैरह होती है कैसी होती है, वो डेलिकेट होती है, ग्रीन होती है, ठीक है। और एज कंपेयर टू द श्रब, वो हर्ब की हाइट कैसी होती है, तो कम होती है, ठीक है ना। तो हाइट वाला भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। देन सेकेंड है कि साइज ऑफ द ट्रंक और स्टेम, यानी कि जो कोई स्टेम या ट्रंक की जो साइज होती है कि उसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि उसी जो कोई प्लांट्स वगैरह है हर्ब श्रब से, तो उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सही हो गया, बोथ 1 and 2। और फोर्थ में क्या दिया है, टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। देखो बच्चों, ये जो हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, उनको हम एक वेन्स के बेसिस पर हमें कैटेगराइज करते हैं क्या, नहीं। वेन्स क्या होती है, तो लीफ के अंदर की जो कोई वेन्स है उनका जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, वेनेशन वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा थर्ड है, बोथ 1 and 2 है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अब अपने। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है, लिक्विड दिया है टेम्परेचर टाइम ग्राफ में, कह रहा है विच पॉइंट इज नॉट शो द सेम स्टेट, कौन सी पॉइंट सेम स्टेट को नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक बात याद रखनी है कि जो स्लैंटिंग लाइन होती है, स्लैंटिंग लाइन कैसी दिखती है, ऐसी टेढ़ी लाइन, ये बताएगी चेंज इन टेम्परेचर को। किसको बताएगा, चेंज इन टेम्परेचर। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये बताती है चेंज इन स्टेट को। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सेम स्टेट को नहीं दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हॉरिजॉन्टल लाइन में से ही कोई होगा। अब आर से जब वो एस गया होगा तभी तो स्टेट चेंज हुई होगी। आर पे क्या है, क्वेश्चन ने कहा है लिक्विड होते हैं, तो एस पे जाके वो क्या बन गया होगा, गैस। इसका मतलब एस वाला सेम स्टेट को नहीं दिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से स्टमक के बीच में होता है, तो माउथ से स्टमक के बीच में क्या आता है, ईसोफेगस आता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। आइए सर नेक्स्ट करिए। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लो इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड ट्रेवल फास्टर देन अदर, सबसे ज्यादा साउंड जो ट्रेवल है वो कोई किस में ट्रेवल करता है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट और साउंड दोनों है ना एक दूसरे से रिलेटेड। लाइट सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करता है, गैस में, फिर लिक्विड में, है ना, और सबसे कम सॉलिड में। और उसका अपोजिट जो होता है हमारा साउंड होता है ना, तो साउंड सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करता है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम जो ट्रेवल करता है वो किस में ट्रेवल करता है, गैस में। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ वाटर दिया है, एक तरफ सैंड दिया है, एयर और हाइड्रोजन, है ना। ये दोनों तो आप गैस मान सकते हो, एयर और हाइड्रोजन, ये लिक्विड, मतलब इसमें सबसे कम होगी। फिर आएगा आपका वाटर, और सबसे ज्यादा जो सैंड है, मिट्टी, मतलब आप सॉलिड की बात कर सकते हो। तो साउंड जो है सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करेगा, सॉलिड में ट्रेवल करेगा, है ना। और यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, सैंड, है ना, क्योंकि ये क्या है आपका सॉलिड है ना। तो सबसे ज्यादा पूछा है हमें, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10। ये किसके बारे में पूछ रहा है, शेडो के बारे में पूछ रहा है ना। अब आपको क्लियरली पता होना चाहिए शेडो के बनने के लिए सबसे नेसेसरी जो थिंग है वो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बोल दूं लाइट, अगर लाइट ही नहीं होगी तो क्या शेडो बनेगी, क्या नहीं, है ना। तो उसके लाइट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट भी, ओपेक बॉडी की बात करें हम, अगर जैसे आप ग्लास की बात कर रहे हो, है ना, जिसमें से लाइट बिल्कुल ही पास हो जाती है, तो क्या ग्लास की शेडो बनेगी, क्या नहीं बनेगी, है ना। तो बीच में जो है आपका क्या होना चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। फिर आप बोलोगे क्या, स्क्रीन होने चाहिए। अगर शेडो बन रही है तो किस पे शेडो बनेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ स्क्रीन तो होनी चाहिए ना। अगर आप क्या करो, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए हवा में, है ना, तो अगर आपके पास सन की लाइट है, ओपेक ऑब्जेक्ट भी है, पर उस ऑब्जेक्ट के बनने के लिए, अगर शेडो बनने के लिए स्क्रीन का होना कंपलसरी है ना। अब हवा में आप स्क्रीन कहाँ से लेके लाओगे, और सोर्स ऑफ लाइट है आपके पास, ओपेक ऑब्जेक्ट है, पर स्क्रीन नहीं है ना। तो अगर आपको शेडो बनानी है तो तीनों ऑब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है। क्या, सबसे फर्स्ट आप बोलोगे क्या, सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट का सोर्स है ना, अब यहाँ पे क्या दिया है, एक सन दिया है, तो क्या बिना सन के आप शेडो नहीं बना सकते, क्या, है ना। आप बल्ब की लाइट से भी शेडो बन जाएगी। तो सन का आप बोलोगे कंपलसरी होना
जरूरी नहीं है ना, बिना सन के भी आपकी शेडो बन जाएगी। दूसरा देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्क्रीन। स्क्रीन अभी हमने देखा है, अगर स्क्रीन नहीं होगी तो शेडो किस पे बनेगी, तो ये आपका कंपलसरी है ना। लाइट सोर्स होना है, सन आप नहीं बोल सकते। और डी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, ओपेक बॉडी, इसका भी कंपलसरी ऑप्शन है ना। मतलब लाइट सोर्स, स्क्रीन और ओपेक बॉडी, ये तीनों ऑब्जेक्ट होंगे तभी आपकी शेडो बनेगी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ए सी डी। फर्स्ट में दिख रहा है ओनली ए बी सी, ये भी नहीं होगा, बी सी डी। लास्ट वाले ऑप्शन में देखो ए सी डी, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फोर्थ सही है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलो अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 11, द बोन्स ऑफ, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर इरेज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर कि द बोन्स ऑफ टॉलर पीपल आर लॉन्गर बिकॉज, ठीक है। जो कोई टॉल पीपल होते हैं ना, उनके बोन्स क्या होते हैं, ऐसे लॉन्ग होते हैं, ठीक है, एज कंपैरिजन टू डॉर्फ पीपल। सही बात है, ओके। तो देख यहाँ पर क्या कहा है ऑप्शन नंबर पी में कि एज बॉडी ग्रोज, जब जैसी बॉडी ग्रो होती है, द साइज एंड लेंथ ऑफ आवर बोन्स इंक्रीजेस। हाँ सही बात है कि जब बॉडी ग्रो होती है तो हमारी जो कोई बोन्स होते हैं ना, तो उसकी साइज एंड लेंथ भी क्या होती है, तो बढ़ती है, ठीक है। द बॉडी कंटिन्यूज टू ग्रो ओनली अप टू अ सर्टन लिमिट। देखो कि हमारी जो बॉडी है, तो बॉडी क्या होती है, सर्टन लिमिट तक ग्रो होती है, ठीक है। ये भी बात सही है, लेकिन ये करेक्ट है क्या इसके कंपैरिजन में, कि टॉलर पीपल के बोन्स के कंपैरिजन में, तो नहीं है। हमारा ये जो क्यू वाला ऑप्शन है इनकरेक्ट है, ठीक है। देन क्या कहा है कि आर में टॉलर पीपल्स ईट हेल्दी फूड। देखो टॉलर पीपल क्या करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, हाँ खाते हैं। तो डॉर्फ पीपल भी हेल्दी फूड खाते होंगे ना, यस खाते होंगे, पर लेकिन उनके टॉलर पीपल के जो कोई बोन्स वगैरह होते हैं, उनके कोई रिलेशन वगैरह है क्या इसमें, तो नहीं है, ठीक है। देन नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो यहां पर कौन सा सिर्फ करेक्ट है, हमारा पी वाला करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा आएगा, तो फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन सही आएगा, पी ओनली, ओके। देन नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है सर, आप मत बताओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये किसका है, फिजिक्स का है। क्वेश्चन बोलो, समझो, पढ़ो क्या है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ प्लैनेट। ऐसा प्लैनेट आपको बताना है कि जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होता। आपको क्लियरली पता है जो सन के पास में होता है, जो भी प्लैनेट होते हैं उनके पास सैटेलाइट नहीं है। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 प्लैनेट है, जैसे फर्स्ट वाला कौन सा है, मरक्यूरी, और सेकंड वीनस है ना, इन दोनों के पास सैटेलाइट नहीं है। बाकी सारे प्लैनेट के पास क्या है, सैटेलाइट है। तो ऑप्शन पढ़ लो आपके पास, देखो ये नेपच्यून, इनके पास सैटेलाइट है, इनके मरक्यूरी और वीनस, सेकंड वाला जो आपका आंसर है ना, मरक्यूरी और वीनस दोनों के पास सैटेलाइट नहीं होते हैं। बाकी ये जो है वीनस मार्स भी आ गया 3rd नंबर पे, तो इसके पास भी सैटेलाइट है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आए वाले सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो देखो अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या कहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स। यहाँ पर वेनेशन की बात की है, ठीक है ना। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो लीफ के अंदर की वेन्स होती है वो ऐसी पैरेलली रन होती है, ठीक है। और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि वेन्स का पूरा ऐसा नेटवर्क वहां पर फॉर्म होता है, ओके। तो देखो पहले क्या है, वीट है हमारा, तो सही बात है सर कि वीट के अंदर क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है ना। और सेकंड क्या है, बनियान ट्री है। देखो बनियान ट्री यानी कि पीपल, इसमें पैरेलल वेनेशन होता है क्या, नहीं। देन कॉस्टर के अंदर क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है सर। देन ग्राम के अंदर क्या होता है, ग्राम के अंदर भी सर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, तो हमारा वीट वाला ऑप्शन यहां पर सही है, ठीक है। बार बार बायो वाले सर फिजिक्स वाले को बुला रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हम भी युद्ध लड़ सकते हैं, आपके जैसे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट, क्या आ रहा है, वेरियस एनर्जी। अब आपको डिवाइस दे रखे हैं, पहले नंबर पे कौन सा दे रखा है, सोलर सेल, दूसरे नंबर पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक सेल। अब ये दोनों जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कौन सी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो सोलर सेल का कौन सी एनर्जी का यूज करता है हमें पता है। या तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइट दे रखा है, अगर सोलर एनर्जी देता तो हम सोलर एनर्जी प्रिफर करते, पर यहाँ पे लाइट वाला ऑप्शन दे रखा है। तो सोलर सेल जो है कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा आ रहा है इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी, है ना। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपका फर्स्ट में आ रहा है ए और सेकंड में आ रहा है डी। देखो फर्स्ट में ए और सेकंड में आपका ऑप्शन डी है ना, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। स्टडी द वेन डायग्राम। देखिए एक वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? हमें एक ऐसा चेंज बताना है जो कि फिजिकल भी है, केमिकल भी है और इरिवर्सिबल, तीनों ही है। आओ चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है कर्डलिंग ऑफ इट, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। यह एक केमिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज तो होता नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो भैया जब हम कैंडल को बर्न कर रहे हैं ना तो वहां पे तीन चीजें होती है। सबसे पहले होती है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स मेल्ट होगा तो क्या बनेगा? लिक्विड। फिर होगा वेपोराइजेशन ऑफ वैक्स, वैक्स क्या होगा? वेपोराइज होगा, गैस बनाएगा। फिर क्या होगा? बर्निंग ऑफ गैस, वो जो गैस बना रहा है उसकी बर्निंग होगी। तो टोटल तीन तरह के प्रोसेस हुए, जिसमें से शुरू के दो क्या कहलाएंगे? फिजिकल, और बर्निंग क्या कहलाएगी? केमिकल। ठीक है, लेकिन एक बार कैंडल बर्न हो गया तो कैंडल वापस तो नहीं आ सकता ना दोबारा, इसीलिए वो इरिवर्सिबल की कैटेगरी में भी रखा जाएगा। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। ये आ नहीं सकता क्योंकि सिर्फ केमिकल है, ये आ नहीं सकता क्योंकि सिर्फ फिजिकल है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। लीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले वाला क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके, देखो एक बार यहाँ पर इरेज वगैरह करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो कि क्या कहा है यहां पर कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। हमें क्या करना है? करेक्ट पेयर क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। पहला तो है हमारा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो रिक्वायर्ड इन द स्मॉल क्वांटिटीज। अरे देखो कि जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना? तो स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए क्या? नहीं, तो ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देन विटामिन क्या करते हैं? तो विटामिन हमारी बॉडी की क्या करती है? जो इम्यूनि पावर है ना, इम्यूनि सिस्टम अगर हम बोलते हैं ना, तो इसको इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि हम डिसीज से क्या कर पाए? फाइट कर पाए। ठीक है, देन सॉल्ट जो है, सॉल्ट में क्या लिखा है? रिपेयर द वियर एंड टियर ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, सॉल्ट वियर एंड टियर रिपेयर नहीं करता बॉडी का, वो क्या करता है? प्रोटीन जो होता है, वो प्रोटीन हमारा कोई टिश्यू वगैरह डैमेज होता है ना, तो उसको क्या करता है? वो फिर से रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, देन फोर्थ है हमारा प्रोटीन, प्रोटीन मोर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, कि देखो प्रोटीन से हमारी ज्यादा एनर्जी हमें नहीं मिलती एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो विटामिन वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ओके सर, थैंक यू। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट कह रहा है रोहन ने तीन चीजों को ग्राउंड के अंदर बरीड कर दिया। किसको किसको किया है? फर्स्ट ऑप्शन उसने कोकोनट के हस्क को कर दिया है, सेकेंड ऑप्शन उसने फ्रूट के स्टॉक को कर दिया है, थर्ड उसने ग्लास बॉटल, इन तीनों चीज को ग्राउंड में डाल दिया। और पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन तीनों का क्या होगा, कौन कैसे डिकम्पोज होगा उसको बताना है। तो आप बताओ तीनों में से सबसे स्लो डिकम्पोजिशन, या यूं कह दे कि जो डिकम्पोज ही जल्दी नहीं होगा, वो कौन होगा? सर ऑब्वियसली बात है ग्लास बॉटल होगा, तो ऑप्शन हमारा पहले और चौथे में से कोई होगा। मिडल में कौन होगा? तो सर मिडल में कोकोनट का हस्क होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू फ्रूट के, तो ऐसा कोकोनट मिडल में, फ्रूट लास्ट नंबर पे। हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया रेट ऑफ। आई होप ये क्वेश्चन इतना आसान है, ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, ये हमसे पूछ रहे हैं ओजोन लेयर कौन से लेयर में मिलती है एटमॉस्फेयर के। तो आप सभी जानते हैं जो एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर होती है जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ओजोन लेयर इसी में मिलती है। तो ये बहुत आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोरिलेशन बताना है। तो नेप्थलीन आप सब जानते हो कि सब्लिमेशन करता है, तो निकल का कोरिलेशन किससे होगा? तो निकल क्या डिकम्पोजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या निकल वोलाटाइल है? वोलाटाइल का मतलब वो जो आसानी से गैस बनाए, तो निकल गैस भी आसानी से नहीं बनाएगा। क्या निकल मैग्नेटिक है? बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, एल निको वर्ड सुना होगा आपने, एल निको, जिसका यूज करके मैग्नेट भी बनाया जाता है, तो निकल मैग्नेटिक है और सॉल्युबल तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। लीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर।
अगला क्वेश्चन देखो आप, सारे प्लैनेट जो हैं वो किसकी कौन सा फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवोल्व करते हैं ना। ये आपको क्लियरली पता होगा कि मैग्नेटिक फोर्स तो है नहीं जिसकी वजह से क्या करेंगे, प्लैनेट रिवोल्व करेंगे। दूसरा आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कोई चार्ज बॉडी इन्वॉल्व होगी तब, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा आ रहा है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अगर कोई बॉडी मास पोजेस कर रही है तो उसकी वजह से दोनों में जो फोर्स आ रहा है वही क्वेश्चन आएगा आपका, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, रिवोल्व कर रहे हैं ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे प्लैनेट जो हैं क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि ABCD एक पाथ दिया है। अब ए बॉल इज मूविंग ए टू एप, ए से कहाँ जा रहा है, एप की तरफ। अब आपको बताना है कौन से पाथ में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये तो कोई भी हर कोई बच्चा बता देगा कि जब वो नीचे की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी फिर जाएगी। और यहाँ पे आपको स्लोप को चढ़ना है, मतलब डी से ई जाने में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या करना पड़ रहा है, स्लोप के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो हमको वो पार्ट बताना है जिसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, डी और ई वाला पार्ट, है ना। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। लो सर अब बताइए आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन है हमारा, कौन सा क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का, ठीक है। यहां पर क्या कहा है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज मोस्ट इसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सा फैक्टर क्या है, इसेंशियल है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। बहुत ही बाल वैज्ञानिकों ये आसान सवाल है। देखो क्या कहा है यहां पर, डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन हमारा बायोडाइवर्सिटी के लिए इसेंशियल है क्या, नहीं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि कटिंग ऑफ ट्री होता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हाँ सर ये सही है कि जो प्लांट और एनिमल का हम कंजर्वेशन करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग द बिग डैम्स। देखो बच्चों जब हम बिग डैम्स क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा होता है क्या, नहीं अच्छा होता है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। जो सिटी वगैरह क्या होती है वहां पर फॉर्म वगैरह होते हैं ना, तो ये सिटी जब फॉर्म होते हैं तो बड़े बड़े ट्रीज वगैरह होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी के लिए भी क्या नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है यहां पर सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, ठीक है। ये भी हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अ स्नेक शेड्स इट्स अ स्किन, ठीक है। जो स्नेक होता है ना वो हमारी जो कोई स्किन होती है ना ऊपर की, वो क्या करता है, शेड करता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इक्डिसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमीज, क्या स्नेक जो है वो एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या शेड करता है क्या स्किन, नहीं सर। देन सेकंड है कि अलाउज टू ग्रो एंड रिमूव द पैरासाइट ऑन द स्किन। हाँ सर, जो कोई स्नेक होता है ना वो खुद को क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और उसके ऊपर के जो कोई पैरासाइट्स वगैरह होते हैं तो पैरासाइट को रिमूव करने के लिए क्या करता है, वो शेड को रिमूव करता है ना, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है बिकॉज ही इज ओल्ड एंड डेड, नहीं सर, नन ऑफ दिस, नहीं सर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर। अ सब्सटेंस इज डिजोल्व इन वाटर, एक सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व कर दिया। विच मेथड शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। जब भी आपको कह दे कि मुझे इम्प्योर सैंपल में से प्योर क्रिस्टल को निकालना है तो उसका प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम पहले उस इम्प्योर सैंपल को हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे, फिर दोबारा हीट करेंगे और फिर दोबारा कूल करेंगे, तो ऐसे प्योर क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। तो जब भी क्रिस्टल की बात करेगा ना, आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो, तो उसका क्रिस्टलाइजेशन हो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, पॉलिस्टर और कॉटन के बारे में कुछ बातें दी हुई है। आपको बताना है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट डिनोट द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिस्टर, कॉटन एंड अ कॉटन। इनमें से करेक्ट वाला बताना है कि कौन सा होगा। आइए देखते हैं। तो पॉलिस्टर और कॉटन में क्या है, पॉलिस्टर क्या हमें एग्रीकल्चर से मिलता है, नहीं पॉलिस्टर हमें एग्रीकल्चर से नहीं मिलता, केमिकल से बनाते हैं। क्या कॉटन हमें केमिकल से मिलता है, बिल्कुल नहीं, कॉटन प्लांट से मिलता है, पहला गलत है। दूसरा, क्या पॉलिस्टर की लो वाटर एब्जॉर्बेंसी होती है, बिल्कुल सही बात है, कम पानी एब्जॉर्ब करता है, कॉटन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो दूसरा सही है। तीसरा, क्या पॉलिस्टर ज्यादा ब्रीथेबल है, जी नहीं सर, केमिकल वाले ज्यादा ब्रीथेबल नहीं होते हैं। क्या कॉटन लेस ब्रीथेबल है, बिल्कुल नहीं, कॉटन तो मोर ब्रीथेबल है, ये लेस कह रहा है, तीसरा गलत।
क्या पॉलिस्टर श्रिंक हो जाएगा वॉश करने पे? नहीं, पॉलिस्टर श्रिंक नहीं होता, लेकिन कॉटन श्रिंक हो जाता है। कॉटन तो अपना शेप और साइज मेंटेन ही नहीं करता। तो सही एक दूसरा वाला है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। लीजिए सर। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिजिक्स का, क्वेश्चन नंबर 26। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? विच प्लैनेट रोटेट क्लॉकवाइज, है ना। सारे प्लैनेट में से कौन से प्लैनेट है जो कैसे रोटेट करते हैं? क्लॉकवाइज करते हैं। आपको ये वो वाला प्लैनेट ढूंढना है। तो हमारे 8 प्लैनेट में से ओनली 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। कौन कौन से वो 2 प्लैनेट है? एक तो आपका वीनस और दूसरा है आपका यूरेनस, है ना। अब आ रहा है वीनस, क्या इन दोनों प्लैनेट में से आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? वीनस आपको क्लियरली दिख रहा है। बाकी मर्क्यूरी, जुपिटर और मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर और मार्स जो है वो तीनों क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। और वीनस जो है कौन सी डायरेक्शन में करता है? तो इस वाले ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वीनस। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। देखो डायग्राम से पता चल रहा है। पहले तो ये रब कर देते ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पूछा है। देखो एक इनर सर्कल दिया है और एक आउटर सर्कल दिया है। इनर सर्कल की जो रेडियस है कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। इनर सर्कल की रेडियस कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर दिया है इन्होंने? 10 किलोमीटर के बराबर, है ना। 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो मैं बोल दूं क्या इनर सर्कल कितना हो गया? 50 किलोमीटर के बराबर। क्लियर है। और आउटर सर्कल की रेडियस दी है वो 3 टाइम्स ऑफ द इनर सर्कल। मतलब इनर की अगर 5 सेंटीमीटर है तो आउटर सर्कल की रेडियस की बात करें हम तो कितना हो गया? ये 15 सेंटीमीटर, है ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? विच सिटी इन द फिगर इज 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट, है ना। तो पहले यहाँ पे आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए बगल में जो है डायग्राम दिया भी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हमें किधर जाना है? साउथ वेस्ट जाना है। साउथ वेस्ट मतलब आप इस डायरेक्शन में जाओगे और इस डायरेक्शन में आपको ओनली एक ही पॉइंट दिख रहा है, कौन सा? आर। तो डायरेक्टली आपको मेजरमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। ओनली अगर आप डायरेक्शन चेंज कर लोगे तो आपका आंसर वैसे ही आ जाएगा, है ना। साउथ वेस्ट में एक ही पॉइंट आपको दिख रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, है ना, आर। और वैसे भी अगर मेजरमेंट पता करना है तो ये कितना दिया है? 50 किलोमीटर पे। और इनर सर्कल जो है कितना है? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर कितने बराबर होगा? 50 किलोमीटर के बराबर। तो साउथ वेस्ट में जो क्वेश्चन है, साउथ वेस्ट में जो भी पॉइंट है वो कौन सा है? आर है आपका। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है? तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। तो गेस हु एम आई, तो पता लगाना है कि मैं कौन हूं, ठीक है। तो क्या कहा है इंफॉर्मेशन में कि आई एम अ पिगमेंट, मैं एक पिगमेंट हूं, प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ इपिडर्मिस, ठीक है। जो कोई इपिडर्मिस होती है ना, आउटर लेयर, तो उसके नीचे क्या होता है कि एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है ये हमें पता लगाना है। देन यहां पर क्या कहा है कि आई ऑल्सो डिटरमाइन द कलर ऑफ हेयर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि जो कोई हेयर है तो हेयर का कलर भी क्या करता है? डिटरमाइन करता हूं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पिगमेंट है? देखो बच्चों कि कैरोटीन है क्या? नहीं, वो तो हमारे कैरेट में वगैरह प्रेजेंट होता है ना। देन क्लोरोफिल जो है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? वो लीव्स के अंदर होता है, वो ग्रीन कलर को क्या करता है? उसका ग्रीन कलर उसकी वजह से आता है, ठीक है। देन मेलानिन, हाँ सर सही बात है कि मेलानिन क्या होता है? वो हमारे हेयर का कलर डिटरमाइन करता है और वो एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन टैनिन, टैनिन क्या है? तो टैनिन हमारा एक फाइटोकेमिकल से, ठीक है, जो प्लांट से हम क्या करते हैं उसको आइसोलेट वगैरह करते हैं टैनिन को। द करेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा है? तो मेलानिन यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन रिम इज कूल्ड, जब हम आयरन के रिम को कूल कर रहे हैं तो स्पेस बिटवीन इट्स एडजेसेंट मॉलिक्यूल क्या होगा? तो आप सबको पता है कि अगर हम किसी को हीट करते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है तो वो दूर जाते हैं। दूर जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन इस बार हमने कूल किया है, कूल करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी अगर कम हो गई तो वो क्या होंगे? वो पास पास आ जाएंगे। पास पास आएंगे तो क्या कहेंगे हम? डिस्टेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। मतलब ऑप्शन दूसरे और चौथे में से कोई होगा। और जब भी डिस्टेंस कम हो गया तो उसे एक्सपेंशन कहते हैं या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं? ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर आ गया 3rd। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो देखो आगे वाला कौन सा है?
तो आगे वाला कौन सा है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, फूड वेब के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द अकम्पेनिंग फूड वेब सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर Q&S। तो Q&S हमें पता लगाना है कि क्या है फूड वेब के अंदर, ठीक है। तो देखो यहां पर P क्या है हमारा, P हमारा यहां पर होगा प्रोड्यूसर होगा, यानी कि ये क्या है हमारा प्लांट होगा, ठीक है ना। देखो ये P को कौन खा रहा है, P को कौन खा रहा है, तो Q खा रहा है, ठीक है। तो Q क्या है हमारा हर्बीवरस है, ठीक है। और Q को कौन खा रहा है, तो यस खा रहा है, ठीक है। तो यस हमारा क्या है, कार्निवरस है। अब देखो यस को कौन खा रहा है, तो टी खा रहा है, टी क्या है हमारा, ये टॉप कंज्यूमर से, ठीक है ना। तो यहां पर हमें क्या पता लगाना है, सिर्फ कि Q&S के बारे में यहां पर आपको पता लगाना है, ठीक है। देखो यहां पर Q&S क्या है, तो Q जो है हमारा, तो Q क्या कर रहा है, प्लांट को खा रहा है, इसलिए वो क्या है हर्बीवरस है। एंड देन सेकंड क्या है, यस, यस क्या है, तो Q को खा रहा है, यानी कि वो क्या है कार्निवरस है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, Q&S, हर्बीवरस एंड कार्निवरस। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर हमारा क्या है, यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ इसको देखो जरा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डफ फ्लोर फ्रॉम फ्लोर। डफ क्या होता है, तो सर जो वो फ्लोर आटा है, आटे को जब हम गूंथेंगे तो उसे डफ कहते हैं। तो डफ बनाना फ्लोर से, बताओ फिजिकल चेंज में आएगा या केमिकल चेंज में आएगा। तो सर पानी डाल के उसको चेंज, तो ऑब्वियसली बात है वो किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछना चाहता है कि इन द गिवन सर्किट, ये जो सर्किट दिया हुआ है, विच सब्सटेंस शुड बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कौन सा होना चाहिए। तो ये जो है इसमें एक्स और वाई वो होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो। तो क्या प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो प्लास्टिक आ गया, दूसरा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो रबड़ आ गया, तीसरा नहीं हो सकता। कॉपर और जिंक फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा है जो दोनों के दोनों मेटल है और गुड कंडक्टर में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत ही बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 33 है ना, आपको क्या बताना है, मोशन ऑफ द काइट। ये तो हर कोई बता देगा कि काइट की मोशन किस टाइप की होती है ना, और रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उस डायरेक्शन में हमारी पतंग चली जाएगी या काइट चली जाएगी, है ना। तो उसके पास कोई एक फिक्स मोशन नहीं है, हम बोले लीनियर तो गलत है, सर्कुलर तो गलत है ना। तो वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर क्या करती रहती है, मोशन करती रहती है। तो काइट का जो मोशन हमें बताना था, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, है ना, रैंडम मोशन आएगा। काइट की मोशन बतानी थी हमें, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। थैंक यू सर, वेलकम। तो अगला क्वेश्चन देखो, बायोलॉजी का अगला क्वेश्चन हमारा कि क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34, विच एडाप्टेशंस डू प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर एडाप्टेशन पर हमें क्वेश्चन पूछा है। विच एडाप्टेशंस डू प्लांट्स हैव इन रीजन्स विद द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसा है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी प्लांट है कि उसके अंदर ऐसे एडाप्टेशंस हो गए हैं, ठीक है। देखो पहला ऑप्शन क्या है हमारा कि ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। सही बात है कि जो कोई स्नोवी रीजन्स होता है, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर कम होती है, तो वहां की जो ट्रीज होते हैं कैसे होते हैं, वो कोनिकल शेप के होते हैं, ठीक है, ताकि वहां पर जो कोई यानी कि जो कोई स्नो वगैरह है वो स्नो वहां पर अक्यूमुलेट न हो पाए, ठीक है ना। यहां पर देखो वही कहा है कि इट प्रिवेंट्स द स्नो फ्रॉम द अक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्रीज। सही बात है सर। देन नेक्स्ट है कि दे आर लीफलेस प्लांट और लीव्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। नहीं, ये तो डेजर्ट प्लांट का एडाप्टेशन है। देन नेक्स्ट है वैक्सी लेयर कवर्ड ऑन द लीव्स, ये तो हमारा सर एक्वेटिक प्लांट का एडाप्टेशन है। देन नेक्स्ट है कि रूट्स फर्मली अटैच्ड टू द वाटर बॉडीज। नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, तो फर्स्ट वाला सही है। देखो यहां पर 35 भी हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 35 यहां पर क्या कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द PQRS इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया है कि जो प्लांट के अंदर का रेस्पिरेशन होता है और एनिमल के अंदर का जो कोई रेस्पिरेशन होता है, ये यहां पर बताया है। तो देखो रेस्पिरेशन यहां पर P जो है, तो हमें पता लगाना है कि P क्या है। देखो यहां पर नीचे लिखा है कि स्टोमेटा लिखा है, ठीक है। तो देखो स्टोमेटा किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, तो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सर। तो देखो ऑप्शन में प्लांट कहां पर है, तो प्लांट यहां पर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पर कैंसिल हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट देखो कि एनिमल्स के अंदर क्या है, फिश जो है, तो फिश के अंदर क्या होता है, फिश के अंदर गिल्स होता है सर। तो क्यों हमारा क्या होना चाहिए, गिल्स होना चाहिए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट देखो
कि ट्रैकिया, ट्रैकिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सर? ट्रैकिया तो कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें आर क्या होना चाहिए? कॉकरोच होना चाहिए। देन स्नेक है, तो स्नेक के अंदर क्या होता है बेटा? स्नेक के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है? तो हमारा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार, क्या कहना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाहता है कि वो कौन सा फाइबर है जो स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको लर्न कर लेना है, ये नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो स्टील के वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। विच डिवाइस वर यूज्ड फॉर गिनिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। तो गिनिंग के लिए क्या यूज होता है? कॉम्ब यूज होता है। स्पिनिंग के लिए क्या यूज होती है? सो स्पिनिंग के लिए टकली यूज होगी, चरखा यूज होगा। और वीविंग के लिए क्या यूज होता है? तो वीविंग के लिए लूम्स यूज होता है। तो मतलब हमें ढूंढना है कॉम्ब या इन दोनों में से कोई, और लूम्स। ऑप्शन कॉम्ब यहां भी है, टकली, लूम, आप सब देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। लीजिए सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं हम। द मशीन इज कॉल्ड एज स्पीड मल्टीप्लायर, है ना। कौन सी मशीन है वो? स्पीड मल्टीप्लायर है। इफ मैकेनिकल एडवांटेज, अब आपको बताना है मैकेनिकल एडवांटेज कैसा होगा उसका, है ना। लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा, या 0 होगा, है ना। अब आपको ये वाली चीज बतानी है। तो पहले ये रब कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है आपका एफर्ट आर्म मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है क्या? एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म, है ना। एफर्ट आर्म और लोड आर्म। और अगर यहाँ पे पूछा क्या, हमें स्पीड मल्टीप्लायर पूछा है ना। अगर स्पीड मल्टीप्लायर पूछा है तो स्पीड मल्टीप्लायर में जो है एफर्ट आर्म जो होती है वो क्या होती है? ग्रेटर देन लोड आर्म होती है। ग्रेटर देन क्या होती है? लोड आर्म होती है। तो अब यहाँ से आपको मैकेनिकल एडवांटेज, जैसे अब इसको एफर्ट आर्म को आप बड़ा ले लो और आप क्या लोगे? इसको लोड आर्म को क्या लोगे आप? छोटा, है ना। तो लोड आर्म कितना ले रहा है? 5/2, है ना। तो 5/2 के हिसाब से रेशियो जो आ रहा है कितना आ रहा है? 1.5। क्लियर है? ये होता है क्या? अगर एफर्ट आर्म बड़ी है आपकी तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? फोर्स मल्टीप्लायर। कौन सा आ रहा है ये? फोर्स मल्टीप्लायर। और हमें बताना है क्या? स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा, मतलब एफर्ट आर्म इज लेस देन टू लोड। अगर एफर्ट आर्म लेस देन है तो अगर इसको उल्टा कर दो आप 2/5, तो ये कितना आ रहा है? 0.4। मतलब इसका जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 से छोटा आंसर आ रहा है ना। तो 1 से छोटा ऑप्शन ये आ रहा है लेस देन 1। और इसी में आपको अगर ये पूछ लेता स्पीड मल्टीप्लायर की जगह फोर्स मल्टीप्लायर, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता? ऑप्शन नंबर 3, है ना। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो आप। हो गया सर। हिंग जॉइंट के बारे में पूछा, ये तो बायोलॉजी वाले बताएंगे हिंग जॉइंट के बारे में। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 39 वाला, ठीक है। तो 39 वाला हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखो एक बार क्या कहा है इसके अंदर, क्या कहा है इसके अंदर। देखो बच्चों कि हिंज जॉइंट के बारे में यहां पर पूछा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ हिंज जॉइंट, ठीक है। तो बच्चों कि हिंज जॉइंट क्या होता है कि हिंज जॉइंट ओनली वन ही क्या होता है? प्लेन में वो डायरेक्शन में ऐसा घूमता है, ठीक है ना। जैसा कि हमारा देखो ये ऐसा क्या होता है? ओनली वन प्लेन में क्या होता है? वो डायरेक्शन में वो घूम रहा है, ठीक है। तो एल्बो एंड नी जॉइंट होते हैं। तो हमारे क्या है? एल्बो एंड नी जॉइंट वो हमारे हिंज जॉइंट है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्या है? शोल्डर एंड हिप जॉइंट। देखो बच्चों शोल्डर एंड हिप जॉइंट जो होता है ना हमारा वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। देन ये रिस्ट जॉइंट भी नहीं आएगा यहाँ पर। और फोर्थ वाला ऑप्शन तो नन ऑफ द अबव है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट कौन सा आएगा यहाँ पर? तो हिंज जॉइंट आएगा हमारा एल्बो एंड नी जॉइंट आएगा, ठीक है ना। थैंक यू सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो इसमें आपको पेंसिल का मेजरमेंट करना है कि कौन सी आपकी अपेरेंट लेंथ है और कौन सी आपकी एक्चुअल लेंथ है ना। अपेरेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ के बारे में बताना है। तो अपेरेंट लेंथ कैसी होगी? जो आपको देखो अब यहाँ से ऐसे दिख रहा है तो ये वाली रीडिंग यहाँ पे दिखा रही है,
ये रीडिंग कितनी है 0.5 है ना 1 से पहले, और ये वाली रीडिंग कितनी है 4, और ये 1 और 2 है ना। तो दूसरा वाला पॉइंट है 4.2, तो आपकी अपेरेंट लेंथ कितनी हो जाएगी 4.2 माइनस 0.5। अगर हम अपेरेंट लेंथ की बात कर रहे हैं तो 4.2 माइनस 0.5 तो कितना आ रहा है ये 3.7 सेंटीमीटर। और ऑप्शन में जो दे रखा है हमें mm में दे रखा है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10 mm, तो 37 mm जो है आपकी क्या हो जाएगी अपेरेंट लेंथ हो जाएगी। तो 3 में भी है और 4th में भी है। अब हम एक्चुअल लेंथ के बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअल लेंथ जो है ये कहाँ पे दिखा रहा है 4 पे, और ये वाला एंड कहाँ पे दिखा रहा है 1 पे। तो जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और ये भी mm में दे रखा है, तो 3 सेंटीमीटर को हम कितना लिखेंगे 30 mm, और 30 mm किस में दिख रहा है इस वाले ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा 3 वाला, करेक्ट है। ठीक है सर, देखो अगला वाला क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है कि द देवदार ट्री ग्रोज इन द रीजन। ठीक है, एक बार यहाँ पर ऐसा इरेज करते हैं। ठीक है, द देवदार ट्री ग्रोज इन द डैश डैश रीजन। ठीक है, तो देवदार ट्री क्या होते हैं, तो ऐसे कोनिकल शेप में क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, कोनिकल शेप में क्या होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ऐसा कोनिकल शेप में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो स्नोई रीजन्स में क्या होता है स्नो वगैरह जब गिरता है ना तो यहाँ पर वो अक्यूमुलेट नहीं हो पाता। ठीक है ना, अब देखो कि देवदार ट्री क्या है हमारा स्नोई रीजन का प्लांट है, देन डेजर्ट एरिया का नहीं है, ग्रास लैंड का नहीं है, और फॉरेस्ट का भी नहीं है। ठीक है ना, देखो ओके चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। डेंसिटी दिख रही है, नेक्स्ट सवाल मुझे लगता है डेंसिटी पे बेस्ड है, तो जरा देखेंगे क्या कहना चाहता है नेक्स्ट सवाल हमारा। नेक्स्ट सवाल ने सिल्वर की, वुड की, अल्कोहल की, मर्क्यूरी की, इनकी डेंसिटी दी हुई है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सब्सटेंस वाटर में सिंक करेगा और कौन कौन से सब्सटेंस अल्कोहल में फ्लोट करेंगे। तो वाटर के अंदर कौन सिंक करेगा, तो जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी वही सिंक करेगा। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, मतलब 1 से ज़्यादा वाले जितने भी हैं सब सिंक करेंगे। क्या सिल्वर 1 से ज़्यादा वाला है, ये भी सिंक करेगा, और मर्क्यूरी भी सिंक करेगा। तो पहला और चौथा कहाँ दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। अब दिख रहा है क्या पहला और चौथा, हाँ सर ये वाला ऑप्शन जो है उसमें हमें साफ साफ दिख रहा है पहला और चौथा। ठीक है, इसमें नहीं, थर्ड ऑप्शन में हमें एकदम साफ साफ दिख रहा है पहला और चौथा। क्या हो रहा है मान जा, ये रहा पहला और चौथा। अब पूछ रहा है अल्कोहल में कौन फ्लोट करेगा, तो जरा बताओ अल्कोहल में कौन फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी वाटर से अल्कोहल से कम होगी वही फ्लोट करेगा। सर जी अल्कोहल की 0.79 है, तो 0.79 से कम एक ही दिख रहा है वुड वाला, तो अल्कोहल में एक दूसरा फ्लोट करेगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्या समझ आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किसका है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिए आप। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि यहाँ पर सर एक बार हम इरेज करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है कि आइडेंटिफाई द ऑड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से हमें क्या करना है कि जो कोई ऑड है तो उसे हम क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एंड्स दी गई है, और सेकंड क्या है लाउज है, देन थर्ड है बेडबग है, और फोर्थ टिक है। तो देखो बच्चों जो एंड्स होते हैं ना वो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या करती है शो करती है। ठीक है ना, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो कोई डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं उससे क्या करते हैं वो न्यूट्रिएंट वगैरह लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, और जो लाउज होता है, बेडबग होता है और टिक होते हैं ना वो क्या करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं वो शो करते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं वो न्यूट्रिएंट लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमारा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है, तो एंट वाला हमारा यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। ओके सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से, ये ना फ्यूचर में भी आ सकता है, तो जरा इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसने क्या कहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट बताओ वाटर का। तो आप लोग मुझे बताइए कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो आप कहोगे कि सर जी हमने पढ़ा है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो जब भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए। तो 0 में 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 273 आएगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट तो ये 273 वाला हो गया। अब बात करते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। तो वाटर कौन से टेम्परेचर पे कंडेंस होगा सर, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वेपर होंगे वाटर में आएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंसेशन पॉइंट होता है। तो अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो उसमें भी मैं 273 जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 373 केल्विन आ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। 0 के लिए 273, 100 के लिए 373। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन की वजह से क्या होता है। तो हम सबको पता है कि अगर CO2 का लेवल ज्यादा हो गया तो उस चीज को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस की इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज कर जाता है, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और इसी को हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या नाम देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों सर। अगला क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंटेड, आपको कौन सा ग्राफ दिखाना है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, रेस्ट में होगा। मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगर ये जो लाइन है स्लैंटिंग लाइन की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या दिखाएगी आपको, यूनिफॉर्म मोशन। ये वाला ग्राफ कौन सा दिखा रहा है आपको, यूनिफॉर्म मोशन, है ना। और ये वाला जो ग्राफ है सेकंड वाला, ये दिखा रहा है आपको ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, है ना, हमसे रेस्ट से पूछा है। और ये दोनों ग्राफ दिखा रहे हैं कौन से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कभी भी अगर कर्व लाइन आती है तो उसमें आप क्लियरली पता कर लोगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो वो या तो यूनिफॉर्म होगा या रेस्ट होगा, है ना। अब स्ट्रेट लाइन में वो जो है स्लैंटिंग लाइन है या पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल में होगा तो वो क्या देगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। और हमें इस ग्राफ में क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेस्ट पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या पूछा है, 120 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 2 मिनट्स, है ना। अगर 120 सेकंड में 2 मिनट होते हैं तो आपको बताना है 150 मिनट में कितने आवर्स होंगे, है ना। 150 सेकंड में कितने आवर्स होंगे। अब देखो 2 मिनट में कितने होते हैं, 120 सेकंड, और आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 आवर्स, है ना। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा है 150 मिनट्स। अब 60 मिनट और प्लस 60 मिनट, है ना, ये 60 और ये 60, ये कितने हो गए टोटल 120 मिनट्स। अब इसमें कितना आ गया, 2 आवर्स, और आपको कितना बताना है, 150 बताना है, मतलब 30 मिनट्स और इसमें ऐड कर दो, मतलब कितना आ गया 2.5 आवर आपका राइट आंसर होगा, है ना। आपको 150 मिनट बताने थे, 150 मिनट में कितने आवर्स होते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन सर बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखो मेरे प्यारे बायो वैज्ञानिकों, तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्वेश्चन है बायोलॉजी का। तो यहाँ पर क्या कहा है कि देखो इंसेक्टिवरस जो प्लांट्स होती है ना, तो इंसेक्टिवरस प्लांट के बारे में यहाँ पर बताया है आपको। देखो इंसेक्टिवरस प्लांट, तो इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होती है कि जो इंसेक्ट को क्या करती है, ट्रैप करती है, वो खा लेती है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवरस प्लांट जो होती है बच्चों, वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट एरिया में क्या होती है, ग्रो होती है, ठीक है ना। तो उनको क्या लगता है कि नाइट्रोजन लगता है, ठीक है ना। तो जो इंसेक्ट होता है, तो इंसेक्ट से क्या करती है, वो नाइट्रोजन लेती है, ठीक है ना। तो इंसेक्टिवरस प्लांट है। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कहा है कि इंसेक्टिवरस प्लांट से ड्रोसेरा बुरमानी, ड्रोसेरा बुरमानी क्या है हमारी, वो इंसेक्टिवरस प्लांट है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, ट्रैप द इंसेक्ट बिकॉज, क्या कारण है उसका हमें कारण बताना है, ठीक है ना। तो पहला है कि इंसेक्ट इरिटेट द प्लांट, क्या वो इंसेक्ट जो है वो प्लांट को इरिटेट करता है क्या, इसलिए वो प्लांट उसको ट्रैप करती है क्या, नहीं सर। देन सेकंड है इंसेक्ट फीड ऑन द प्लांट्स, क्या वो प्लांट के ऊपर फीड करता है क्या, नहीं। देन सेकंड है कि इंसेक्टिवरस प्लांट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट, हाँ सही बात है सर कि जो कोई इंसेक्टिवरस प्लांट होती है ना, वो क्या करती है, इंसेक्ट से नाइट्रोजन लेती है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 3rd है। देन देखो 4th ऑप्शन क्या है, तो 4th ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं।
कि इंसेक्टिवरस प्लांट गेट सल्फर फ्रॉम इंसेक्ट, ना 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 ना, सल्फर हमें लेता है क्या? नहीं, प्लांट सल्फर नहीं लेती है, इंसेक्ट से क्या लेती है? नाइट्रोजन लेती है। देन अगला वाला क्वेश्चन है, देखो कि हाउ ओल्ड पीपल स्किन शो डिफरेंस फ्रॉम यंग। तो यंग जो होते हैं ना उससे, और जो ओल्ड होते हैं पीपल, तो उनमें से क्या होता है? स्किन का थोड़ा सा डिफरेंस हमें दिखाई देता है, ठीक है ना। तो देखो कि फर्स्ट है कि द यंग पीपल हैव मोर मेलानिन देन ओल्ड। तो मेलानिन की वगैरह कोई बात है क्या यहाँ पर? नहीं, मेलानिन तो पिगमेंट है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है द ओल्ड पीपल हैव मोर मेलानिन देन यंग। नहीं नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। देन एक थर्ड है कि इन द ओल्ड पीपल प्रोपोर्शन ऑफ द फैट बीनीथ द स्किन रिड्यूसेस। हाँ सर, जो कोई ओल्ड पीपल होते हैं ना, तो उनके जो स्किन होती है, उनके जो बीनीथ फैट का जो कोई प्रोपोर्शन होता है ना, जो लेयर होता है ना, वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए वो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी स्किन कैसी होती है? ऐसी पतली सी होती है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है कि नन ऑफ दिस। नहीं सर, ये तो हमारा क्या है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फिजिक्स का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट वन। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो वन बाय वन हम सेंटेंस पढ़ते हैं। मिल्की वे इज द ओनली गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। अकेली क्या मिल्की वे गैलेक्सी है क्या? नहीं, और भी गैलेक्सी है, जैसे एंड्रोमेडा है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मिल्की वे गैलेक्सी अकेली यूनिवर्स में है। तो ये तो आपका कौन सा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ए सोलर ईयर कंसिस्ट ऑफ 360 डेज। तो सोलर ईयर में 363 डेज नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 365, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। मर्क्यूरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। मर्क्यूरी क्या हॉटेस्ट प्लैनेट है? नहीं सर, है ना। कौन सा प्लैनेट हॉटेस्ट है? वीनस प्लैनेट हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कौन सा हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब वैसे हमारा बचा कौन सा है? 4, तो पढ़ भी लेते हैं। जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, है ना। तो जुपिटर एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो क्या करता है? फास्टेस्ट रोटेशन करता है, क्योंकि उसकी साइज जो है वो सारे प्लैनेट से बड़ी होती है। इसी वजह से उसका स्पिनिंग जो रोटेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है बाकी कंपेरिजन प्लैनेट से। ओके, थैंक यू सर। देखो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट दैट शो द इफेक्ट ऑफ समर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर समर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें यहां पर बताना है। तो पहला है कि रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन। हाँ, जब ज्यादा क्या होता है? टेम्परेचर होता है ना, तो प्लांट क्या करती है? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है कि फ्रॉग लाइव अंडर द मॉइस्ट सॉइल पिट्स। हाँ सही है कि जो कोई पिट्स होते हैं कि उसके अंदर क्या होता है कि समर के दिन में जो कोई फ्रॉग्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ऐसे पिट में जाते हैं, ठीक है ना। देन सम ट्री रिटेन देयर लीव्स इन ऑटोमन। तो ऑटोमन सीजन क्या है भाई? कि ऑटोमन सीजन हमारा सितंबर और नवंबर महीने के बीच में होता है, ठीक है ना। तो देखो कि ऑटोमन जो है वो ऑटोमन समर में है क्या? नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है नन ऑफ दिस अबव, कि नहीं है। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या है? करेक्ट है। तो कौन सा आएगा यहां पर? यहां पर आएगा ए एंड बी, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। ओके, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हमें ऑड ऑप्शन बताना है मेटल का। तो मेटल का यूज करके वायर बनता है, बिल्कुल बात है, वायर बनता है। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल का यूज करके फॉइल बनता है, बिल्कुल फॉइल बनता है। इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। और एलॉय बनता है ना, दो मेटल को मिक्स करके। इंसुलेशन नहीं होता भैया, मेटल गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। तो ऑड वन आउट में ऑप्शन नंबर 4 हो गया। एक ये भी केमिस्ट्री का है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी यूजिंग लेस मास। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड करता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लीजिए सर। यस सर, थैंक यू सर। देखो क्वेश्चन नंबर 55, एक मिनट क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीव्स हैव पेटियोल। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्लांट है कि लीव्स के उसका क्या है? पेटियोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं कि पेटियोल क्या होता है, कि जो कोई लीफ का स्टॉक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेटियोल बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कि अशोका ट्री जो है, अशोका ट्री में क्या होता है? पेटियोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हीट के अंदर भी पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता, पी के अंदर भी पेटियोल नहीं प्रेजेंट होता, और मेज के अंदर भी क्या होता है? पेटियोल नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अशोका ट्री ऐसी है कि जिसमें क्या होता है? पेटियोल वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। आइडेंटिफाई द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताना है। स्प्रिंग व्हेन इट कम्स बैक टू द
ओरिजिनल पोजीशन, है ना। अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो या फिर स्प्रिंग को आप स्ट्रेच कर रहे हो, है ना, अगर स्ट्रेच करोगे तो उसके पास और ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी। कंप्रेस करोगे, जैसे कंप्रेस करके उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखो और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो वो ऑब्जेक्ट उतनी ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ आएगा, है ना। तो जितना ज्यादा आप कंप्रेस कर रहे हो या जितना ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो उसके टाइम आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और जब वो ओरिजिनल पोजीशन में आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वो कहाँ आ रहा है, ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ये वाला क्वेश्चन हुआ। और अगला क्वेश्चन भी इसी स्लाइड में देखो लास्ट में, इन विच डायरेक्शन इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ टिल्टेड, है ना। अब कौन सी डायरेक्शन में वो टिल्ट रहता है, अब आपको क्लियरली पता है अर्थ जो है ना, ये हमारी अर्थ है और ऐसे स्लाइटली टिल्ट रहती है इस साइड में 23.5 डिग्री, और ये वाली डायरेक्शन कैसी रहती है, इधर इस डायरेक्शन है। तो हमारी अर्थ जो है ईस्ट की तरफ हल्का सा कितना 23.5 डिग्री क्या रहती है, टिल्ट रहती है ना। तो लास्ट वाला 57 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट की तरफ, है ना। अगले देखो अब अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, वाले सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। देखो क्वेश्चन कौन सा है, देखो कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट बिकम द रिटार्डेड, ठीक है। एक बार यहाँ पर ऐसा इरेज करते हैं, यहाँ पर देखो क्या कहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट बिकम्स रिटार्डेड और स्टंटेड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो कौन सा न्यूट्रिएंट है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट की जो कोई ग्रोथ है वो स्टंट होती है या रिटार्डेड होती है, यानी कि क्या कि जो कोई प्लांट की ग्रोथ है वो क्या होती है, स्टॉप होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नाइट्रोजन है हमारा कि नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है कि प्लांट की जो कोई ग्रोथ है वो स्टंटेड होती है, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं यहाँ पर। हाँ आइए सर। ये वाला हाँ। अर्थ है वो, ये मेरी इसी क्वेश्चन से। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राई आइस श्रिंक इन साइज, वो अपना साइज में छोटा हो जाता है जब उसको खुले में रखते हैं, तो ऐसा वो क्या करता है। तो भैया साइज में छोटा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ड्राई आइस जो सॉलिड CO2 को कहते हैं, वो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन रहा होगा, गैस CO2 बन रहा होगा। तो भैया सॉलिड से गैस बनने के लिए क्या चाहिए, हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो आप देखो पहला ऑप्शन कह रहा है पहले ऑब्जॉर्व करेगा फिर रिलीज करेगा, गलत है ना, एब्जॉर्ब ही करेगा सिर्फ। दूसरा कह रहा है ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना रिलीज, दूसरा भी गलत। तीसरा कह रहा है कि एब्जॉर्ब करेगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। लीजिए सर, देखो क्या है 59 क्वेश्चन, देखो यहां पर कि हु इज टेकिंग द बैलेंस्ड डाइट अमंग द फॉलोइंग, तो कौन है ऐसा कि जो बैलेंस्ड डाइट क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है कि रेशमा ईट अ बर्गर एंड पिज्जा, क्या रेशमा बर्गर और पिज्जा खा रही है, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या बैलेंस्ड डाइट है उसका, नहीं बोल सकते सर। देन उमंग ईट द ऑयली सब्सटेंसेस, ठीक है। तो उमंग क्या कर रहा है कि जो ऑयली सब्सटेंसेस है, तो ऑयली सब्सटेंस वो खा रहा है, क्या बोल सकते हैं क्या उमंग बैलेंस्ड डाइट खा रहा है, नहीं सर, कि ऑयली सब्सटेंसेस नहीं खाना चाहिए ना ज्यादा। देन राधिका ईट द राइस चपाती फ्रूट्स और वेजिटेबल, हाँ सही है कि राधिका क्या कर रही है कि जो चपाती है, राइस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो क्या कर रही है, खा रही है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि राधिका क्या कर रही है, बैलेंस्ड डाइट ले रही है, ठीक है। देन रेहान ईट द इडली एंड डोसा फॉर ब्रेकफास्ट, अरे भाई हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो बैलेंस डाइट ले रहा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहां पर सही है, ठीक है ना। ओके सर आपने तो इडली डोसा नाम सुना के हमारी भूख बढ़ा दी है, राइस चपाती इडली डोसा है ना ब्रेकफास्ट के। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये नाम सुनेंगे तो हम भूख लग जाएगी हमको, और हम तो वैसे ही भूखे बैठे हैं, कोई भी खिला दो हम सब कुछ खाना खा लेते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द, फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है, उसके मास को चेंज कर सकता है, क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। सबसे पहले देखो, अगर आप बोलूँ मैं तो फोर्स को आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तो एक पोजीशन पहले रेस्ट में था, तो अगर आप धक्का लगा रहे हो या पुश कर रहे हो ना, तो वो पहले रेस्ट से किस में चला जाएगा, मोशन चला जाएगा, है ना। या फिर मोशन मेरे पास किसी ने बॉल फेंकी तो मैं कैच कर लूँगा, कैच करने के बाद जो है वो बॉल रेस्ट में आ जाएगी, है ना। फिर आप बोल सकते हो कि अगर बॉल इस साइड आ रही है, मैंने उसको इस तरफ विकेट से या बैट से इधर तक कर दिया, तो पहले उसकी डायरेक्शन ऐसे थी और बैट से मारने के बाद इस तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। और लास्ट में उसकी शेप और साइज भी आप उसकी चेंज कर सकते हो, है ना। तो शेप और साइज भी बदल सकते हो। तो आप ऑप्शन में देखो क्या क्या दे रखा है, तो क्या मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज कर सकता है, नहीं।
लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिल्कुल चेंज कर सकता है ना। रबर ले लो, उसको खींचो आप, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। शेप है ना, बलून देखो, शेप का बलून चेंज कर सकते हो आप फोर्स लगा के, तो ये भी चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ मोशन बताया मैंने अभी क्या, कि वो रेस में था तो रेस को आप मोशन में कर सकते हो, मोशन को रेस में कर सकते हो। तो कौन कौन सी चेंज कर सकता है, बी सी डी, बी सी एंड डी, है ना। तो आपका इस वाले क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट चॉइस इफ यू नीड ए लिफ्ट ए पियानो। अगर आपको क्या करना है, पियानो को थर्ड फ्लोर पे ऊपर की तरफ चढ़ाना है ना, तो थर्ड फ्लोर पे आपको ऊपर ले जाना है, तो कौन सा जो मशीन है आपके लिए बेस्ट होगी, है ना। तो कुएं में से भी पानी खींचते हैं तो आपको क्या बोला है, पुली लगी रहती है ना, तो पुली से आप क्या करोगे, इजीली आप क्या कर सकते हो, खींच सकते हो किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को। तो लीवर से नहीं, लीवर में क्या होगा, फल्क्रम इफर्ट, है ना, तो लीवर में आपका कोई यूज नहीं होगा। वेजेस जो होता है उसमें भी नहीं, व्हील एंड एक्सेल जरूर हो सकता है। अब पुली सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऊपर को, क्या, पियानो को सबसे ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि पुली क्या होती है, एक व्हील लगा रहता है और एक रस्सी रहती है, तो पुली क्या करती है, उसको हैवी ऑब्जेक्ट को इजीली उसका वेट कम कर देती है ना। तो इस वाले ऑप्शन में कौन सा होगा, क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, कौन सा है, 62 नंबर, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको रेशियो निकालना है, कौन से क्वेश्चन का, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। अब देखो, अनिल स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल। अगर वो सर्कल के अलोंग चल रहा है तो क्या करना है, एक पॉइंट से उसने स्टार्ट करा और कहाँ चल रहा है, उसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट से यहाँ से चलो स्टार्ट कर रहा है, कम बैक टू द सेम पॉइंट। अगर वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है तो क्या मैं बोल दूं उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, और अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, है ना। और उसका रेशियो आप डिवाइड करोगे किससे, डिस्टेंस से। एक पूरा सर्कल कितना होता है, 2πr, तो 2π और रेडियस कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर, और 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताना था। इस वाले में क्या आ रहा है आंसर, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सर बताएंगे। देखो, तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है ना। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 63, एक बार यहां से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो बायोलॉजी का ये बहुत ही आसान यहां पर क्वेश्चन है कि क्या कहता है। देखो एक बार इसको हम इरेज कर सकते हैं, यस, इसको हमने इरेज कर दिया एक बार। देखो क्वेश्चन तो बहुत क्या है, बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। क्या कहता है कि यम इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो यम जो पार्ट है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। एंड यन इज अ पार्ट, यन जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, सही बात है। देन सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इंडिकेट्स द करेक्ट बॉडी पार्ट फॉर यम एंड यन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यम और यन जो है तो हमें वो पार्ट बताना है। अब देखो कि पहला ऑप्शन देखते हैं यहां पर कि स्टमक, तो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है क्या, हाँ सर, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना, सही बात है। लेकिन किडनी जो है सर, वो किडनी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है क्या, नहीं भाई, वो किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। देन सेकंड देखते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है। देन सेकंड है कि स्पाइनल कॉर्ड, क्या जो यम जो पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है क्या, नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। देन सेकंड है इसोफेगस, क्या इसोफेगस रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है क्या, नहीं, इसोफेगस रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। देन थर्ड ऑप्शन देखो कि सेकंड वाला भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। देन थर्ड वाला क्या है, इसोफेगस। अब देखो इसोफेगस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है क्या, हाँ सर, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। देन देखो स्टमक, आप देखो स्टमक यहां पर लिखा है, क्या स्टमक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है क्या, नहीं सर, स्टमक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो देखो थर्ड भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो गया। देन फोर्थ वाला ऑप्शन यहां पर देखते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है क्या, हाँ सर, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। देन लंग्स, लंग्स क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है क्या, हाँ सर, लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट है, ठीक है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑयल, मर्क्यूरी एंड वाटर। देखो 3 डिफरेंट कंटेनर दिख रहे हैं, तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ ऑयल, मर्क्यूरी, वाटर लिया गया है और हमसे पूछ रहा है कि मास का रिलेशन बताओ। तो मैं जरा यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ध्यान से देखेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम,
क्वेश्चन ने कह दिया है कि तीनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। इसका मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका मास ज्यादा होगा। तो डेंसिटी का रेशियो क्या होगा सर, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी से कम एक मिनट, हाँ मर्क्यूरी की सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी। मर्क्यूरी से कम डेंसिटी किसकी होगी सर, मर्क्यूरी से कम डेंसिटी वाटर की होगी। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, ऑयल की। तो तुम्हें नहीं लगता जो डेंसिटी का ऑर्डर है वही मास का ऑर्डर होगा, मतलब सबसे ज्यादा मास मर्क्यूरी का, उससे कम मास वाटर का, और उससे कम मास ऑयल का। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, मर्क्यूरी वाटर ऑयल। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन इधर केमिस्ट्री का है, आइए इसको भी जल्दी से ले लेंगे। यस, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन थ्रेड डेट वी गेट फ्रॉम एनिमल। एनिमल से कौन सा मिलेगा, तो भैया कॉटन और जूट प्लांट का है, कॉटन प्लांट का है, सिल्क एनिमल का है, जूट प्लांट का है, वूल एनिमल का है, दोनों एनिमल के हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन आप डिस्कस कर लीजिए। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन देखो 65 नंबर। अब आपको बताना है इसमें लार्जेस्ट पिच बतानी है ना। लार्जेस्ट पिच का मतलब क्या होता है, जो पिच पहले किस पे डिपेंड करता है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन। मतलब आपको इसमें बताना है अगर मैं किसी को स्ट्राइक करूं तो कौन ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, है ना। अब आपको क्लियरली पता है जिसमें ज़्यादा पानी है, जैसे आप खाली सा ड्रम ले लो या ढोलक ले लो, तो अगर वो बिल्कुल खाली है तो उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। अगर उसको आप पूरा किसी से भर देते हो या कोई फेल कर देते हो तो उसके वाइब्रेशन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं ना। तो मतलब जिसमें कम पानी है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और जिसमें ज़्यादा पानी है वो क्या करेगा, कम वाइब्रेट करेगा। हमें कौन सा बताना था, लार्जेस्ट पिच, मतलब लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगा वो, है ना। इस वाले ऑप्शन में कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 66 हो चुका है। 67 की तरफ देखो आप। विजय वांट्स टू डू एन एक्सपेरिमेंट। पहले इसको रब कर देते हैं हम ताकि आपको ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने को मिले। विजय को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ही वांट्स ऑल द लाइट टू पास थ्रू ऑब्जेक्ट फर्स्ट। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट से उसको लाइट को पास करवानी है, एंड फॉल ऑन ऑब्जेक्ट 2, और ऑब्जेक्ट लाइट कहाँ पे आएगी, ऑब्जेक्ट 2 पे आएगी, है ना। बट नॉट पास थ्रू इट, मतलब 1 से पास हो रही है और 2 से पास नहीं हो रही है ना। तो देखो यहाँ पे पेपर से पास होती है क्या, नहीं। ग्लास से पास होती है, करेक्ट बात है, ग्लास से पास होती है और पेपर से पास नहीं होती है। अब हमारे पास दोनों में देखना है, मिरर से लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, करेक्ट हो जाएगा। और ग्लास से जो है वो क्या हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। पर हमें लाइट से, ऑब्जेक्ट नंबर 2 से लाइट को पास नहीं करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग डायग्राम एन इक्लिप्स इज रिप्रेजेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। अब सन है, सन के बाद ए बॉडी डी है, और ए के बाद कौन सी बॉडी दी है, बी। तो आपको क्लियरली बताना है कि आपको सन तो दिया ही है, अब इक्लिप्स में अर्थ और कौन सी पोजीशन दिखानी है आपको, मून की पोजीशन और अर्थ की, है ना। द डायग्राम रिप्रेजेंट ए लूनार इक्लिप्स। अगर ए इज द मून, अगर ए मून हो गया तो वो तो लूनार इक्लिप्स नहीं होगा, सोलर इक्लिप्स होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। द डायग्राम रिप्रेजेंट ए सोलर इक्लिप्स, ए इज द अर्थ, है ना, एंड बी इज द मून, है ना। अगर ये सोलर इक्लिप्स को दिखा रहा है तो ए क्या होगा, मून होगा। ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। द डायग्राम रिप्रेजेंट ए लूनार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स, ए इज द अर्थ, ये ऑप्शन भी गलत है। ए क्या होगा, मून होगा, है ना। अगर यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या, द डायग्राम रिप्रेजेंट है, देखो कौन सा दिखा रहा है, ये टोटल सोलर इक्लिप्स, है ना। टोटल सोलर इक्लिप्स नहीं होगा इसका। अब आपको लूनार इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स में यहाँ पे क्या होगी हमारी, मून, है ना। और अगर आपको क्या बताना है, लूनार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स में यहाँ पे क्या होगा, ए अर्थ होगी, है ना। तो आप क्लियरली ऑप्शन पढ़ लो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, द डायग्राम रिप्रेजेंट लूनार इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स में ए इज द अर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अगर इसी में आपको देखो और ऑप्शन दिख रहा है क्या, और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन ऑफ द अर्थ, है ना। आपको अर्थ का सीजन बताना है कि कैसे चेंज होते हैं। तो 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, अर्थ का रिवोल्यूशन और अर्थ का उसके एक्सिस पे टिल्टेशन, है ना। तो 2 फैक्टर उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके सीजन के लिए। और अगर आपसे पूछ ले डे और नाइट के लिए तो उसका रोटेशन फैक्टर होता है ना।
और यहाँ से आपको रिवोल्यूशन बताना है, मतलब सीजन बताना है, तो रिवोल्यूशन होगा। और दूसरा क्या होगा आपका, टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस है ना। तो बी और सी किस में दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 71, हैव द एबिलिटी टू हियर द इंफ्रासाउंड, मतलब इंफ्रासाउंड का मतलब क्या होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, लेस देन 20 हर्ट्ज है ना। अगर इंफ्रासाउंड क्या होगा, जो साउंड होगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज हो, ऑडिबल साउंड जिसकी 20 से 20,000, और अल्ट्रासाउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होगी। क्लियर है क्या, है ना। अब आपको ये बताना है इसमें कौन सा इंफ्रासाउंड है। बेड जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज करता है ना। डॉग भी कौन सा साउंड यूज करता है, अल्ट्रासाउंड। डॉल्फिन जो है वो भी अल्ट्रासाउंड यूज करती है। तो एलिफेंट एक ही ऑप्शन बचा है हमारा इसमें, कौन सा, जो कौन से साउंड यूज करता है, एलिफेंट इंफ्रासाउंड यूज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस हैज अ मैग्नेट, है ना। अब इसमें आपको बताना है कौन सा डिवाइस जो है वो मैग्नेट है ना। अब डेबिट कार्ड में मैग्नेट होता है, करेक्ट है सर। अब आपको माइक्रोफोन जो भी देखो, अब ये क्या कर रहा है ना, यहाँ पे भी एक मैग्नेट लगा होगा जो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। माग्लेव ट्रेंच में भी मैग्नेट यूज होता है। और हम बात करें टॉर्च की, तो टॉर्च में सर मैग्नेट नहीं होता है, हमें वही बताना आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ मैग्नेट। तो पी में मैग्नेट है, क्यू में मैग्नेट है, और आर में मैग्नेट है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 72 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ सर, अब आप बहुत लंबे टाइम के बाद आते हैं। सर थैंक यू। तो देखो हमारा बायोलॉजी का वाला क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 69 है, ठीक है। तो 69 क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर, देखो कि which type of the joint in the body has a similar structure to that of the pendulum present in the clocks, ठीक है। जो क्लॉक्स के अंदर पेंडुलम प्रेजेंट होता है कि उससे सिमिलर क्या है, थोड़ा सा जॉइंट के बारे में बताया है, ठीक है ना। तो देखा ऐसा कौन सा जॉइंट है, तो जो क्या करता है, जो बैक एंड फोर्थ क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ऐसा हमारा नी का जो जॉइंट है और हमारा एल्बो जॉइंट है वो क्या करता है, ऐसा बैक और फोर्थ क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो हिंज जॉइंट है, वो हिंज जॉइंट क्या है हमारा, नी एंड जो एल्बो जॉइंट होता है उसका एक टाइप है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, थर्ड वाला यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑड एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मेटल। ये कुछ मेटल दिए हैं, इसमें से ऑड ढूंढना है। तो जिंक जो होता है वो सॉलिड होता है, गोल्ड सॉलिड होता है, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, एल्युमिनियम सॉलिड होता है। एक ही ऑप्शन लिक्विड वाला है, तो ऑड वन आउट में मर्क्यूरी आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट की राइपनिंग फास्ट नहीं होती है, सडन नहीं होती है, रिवर्सिबल नहीं होती है। आप सबको पता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द सिंपल मशीन, आपको सिंपल मशीन बतानी है विच इज यूज टू लोड ए हैवी ड्रम इनटू ए ट्रक। ट्रक में आपको क्या चढ़ाना है, बहुत बड़ा भारी ड्रम है, उसको आपको लोड करना है। तो आपने दुकानों के बाहर देखा भी होगा, अगर ट्रक में जो है हैवी सामान लोड किया जा रहा है तो वो एक स्लाइडिंग प्लेन बनाते हैं, ऐसा है ना। जैसे यहाँ पे आपको ऐसे लोड करना है तो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और इसके ऊपर से वो ट्रक के ऊपर लोड करवाते हैं। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं हम इसको, है ना। ये क्रेन का यूज नहीं करते, पुली में तो व्हील आता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इंक्लाइन प्लेन का यूज करते हैं हम ड्रम को लोड करने में। इन एन इंस्टेंस ऑफ ए फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, फुटबॉल जो है वो क्या कर रही है, ग्राउंड पे रोल कर रही है मतलब रोटेशन या सर्कुलर आप बोल सकते हो। तो आपको उसकी करेक्ट मोशन बतानी है ना। तो फुटबॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है तो उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। सबसे पहले तो हम बोल देंगे तो डायरेक्शन नहीं है, तो वो एक तो रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रही है ना। तो फुटबॉल कौन सी मोशन कर रहा है, रैंडम। और दूसरा हम बात कर रहे हैं अगर वो रोल भी कर रही है तो कौन सी है, सर्कुलर, है ना। तो फुटबॉल कौन सी मोशन पोजेस करेगी, एक तो रैंडम मोशन और दूसरी कौन सी मोशन, सर्कुलर। पी और एस किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, है ना। पी और एस किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 77, विच प्लानेट इन द सोलर सिस्टम हैज इनर प्लानेट, है ना। सबसे पहले तो इनर प्लानेट कौन से होते हैं, स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 4 प्लानेट होते हैं ना उसको आप बोलते हो क्या, इनर प्लानेट, है ना। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और अर्थ, है ना। ये 4 जो प्लानेट है ये क्या है, इनर प्लानेट है। और लास्ट के 4 जो प्लानेट है वो क्या है,
आउटर प्लैनेट है, और इनर प्लैनेट के साथ साथ क्या बोल रहे हैं, उसके पास सैटेलाइट भी होना चाहिए, है ना। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन देखा था मरकरी और वीनस के पास सैटेलाइट नहीं होते हैं, तो ये वीनस इनर तो है पर इसके पास सैटेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर आ रहा है सेटन, ये तो आउटर प्लैनेट है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर आ रहा है मार्स और अर्थ, दोनों इनर प्लैनेट भी है और दोनों के पास सैटेलाइट भी है। अर्थ के पास मून है, मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट है, कौन से, फोबोस एंड डीमोस। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर मर्क्यूरी वीनस की बात करें इनर तो है पर इनके पास सैटेलाइट नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, जिससे लाइट तो निकलती है पर वो सोर्स कैसे होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। मतलब बल्ब ये आर्टिफिशियल है, सोर्स ऑफ लाइट तो है पर आर्टिफिशियल है, हमें नेचुरल बताना है। सन के पास क्या खुद की लाइट है, करेक्ट सर, है ना। सन नेचुरल भी है और खुद की लाइट भी है। मून जो है वो नॉन लुमिनस है, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो सन या स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइन करता है, तो ये नॉन लुमिनस आ गया। नेचुरल तो है पर नॉन लुमिनस है ना। जुपिटर प्लैनेट के पास कभी भी खुद की लाइट नहीं होती है, तो जुपिटर भी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। स्टार के पास खुद की लाइट होती है ना। फायरफ्लाई आपने देखा होगा, इंसेक्ट है जो बारिश के मौसम में वो क्या करता है, जुगनू जिसको हम बोलते हैं ना, जो शाइन करता है ऐसे बार बार, तो वो इंसेक्ट के पास खुद की लाइट है और नेचुरल भी है, तो इसको आप बोलोगे क्या, एक तो सन, स्टार और फायरफ्लाई, PS और T, है ना। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 79, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट। अब आपको फ्रिक्शन बताना है कौन सी डायरेक्शन में वो एक्ट करता है ना। फ्रिक्शन को आपको क्लियरली पता है कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। अगर आप इसमें ऐसा डायग्राम बनाओ, ये ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द मोशन होती है। क्लियर है, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं, गलत है। इन ए डायरेक्शन एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन, गलत है। इन ए डायरेक्शन अपोजिट, क्लियर है, मोशन के कहाँ करेगी वो, अपोजिट डायरेक्शन में एक करेगा। तो 79 क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड। तो यार इलेक्ट्रोड वो होता है जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएगा। अब नॉन मेटल तो बैड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल में एक कार्बन का ग्रेफाइट ही ऐसा है जो गुड कंडक्टर होता है, तो ये बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, बायोगैस में मीथेन मिलती है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इसे मीथेन गैस कहते हैं। नेचुरल गैस में भी यही मिलता है। तो पूछ रहा है मीथेन बनाने के लिए कौन सी एनर्जी इंक्लूड होती है। अरे भैया मीथेन एक केमिकल है, तो केमिकल बनाने के लिए केमिकल एनर्जी इंक्लूड हो गई। क्या समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बायो वाले सर बताएंगे, आइए सर। ओके, थैंक यू सर। तो बायो वाला क्वेश्चन है हमारा ये 82, फाइंड द ऑप्शन विच हैज ऑल एडिबल रूट्स। ठीक है, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि जो कि है सभी के सभी एडिबल रूट्स है, ठीक है ना। तो पहला वाला ऑप्शन दिखे बीट, तो बीट जो है, तो बीट क्या है हमारा, ये हमारा रूट है, ठीक है, जो हम एडिबल कर सकते हैं, वो खा सकते हैं हम, ठीक है। देन नेक्स्ट है टर्मरिक, तो टर्मरिक हमारा रूट है क्या बच्चों, नहीं, वो क्या है हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन है टर्मरिक, ठीक है, उसे हम राइजोम वगैरह बोलते हैं। देन रेडिश क्या है, तो रेडिश भी हमारा क्या है, एक रूट है, एडिबल रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर टर्मरिक है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि बीट, अब देखो बीट जो है, तो बीट क्या है हमारा एक एडिबल रूट है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है कि कैरट, कैरट क्या है, कैरट भी हमारा एडिबल रूट है। ये सभी के सभी क्या है, रूट के मॉडिफिकेशन है। देन रेडिश है, रेडिश हमारा ये भी क्या है, हमारा एडिबल रूट है, ठीक है। तो रेडिश भी क्या है हमारा, ये रूट का मॉडिफिकेशन है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन देखो, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये क्या है, एक लॉक में जो हम की लॉक खोलते हैं ना, ये की है। अब आपको बताना है ये लीवर है, तो कौन कौन से आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, P, Q, ये तो P देख रहा है, ये Q और ये R। तो हमको लीवर में कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक फलक्रम, इफर्ट और लोड। जहां से आप फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा रहे हो मतलब इफर्ट लगा रहे हो।
अब की में आप कहाँ से पकड़ते हो, इसके यहाँ इस वाले पार्ट से पकड़ के आप फोर्स लगा रहे हो ना, तो जहाँ से आप जो भी उसको हैंड से या बॉडी पार्ट से फोर्स लगा रहे हो तो वो पार्ट हो जाएगा आपका क्या, एफर्ट। मतलब आर वाला पार्ट जो है वो कौन सा, एफर्ट है। ये आर में फलक्रम बता रहा है, आर में लोड बता रहा है, तो ये वाले तो दोनों ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, है ना। अब हम बताना है क्या, पी। अब ये वाला जो सामने वाला पार्ट है ये क्या करता है, रोटेट करता है इसके अराउंड, तो पी हो जाएगा आपका क्या, फलक्रम। और क्यू क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, लोड आ रहा है ना, क्योंकि वो जो भी लोग खोलता है तो इस स्ट्रक्चर की वजह से वहां से लोग खोलता है, तो यहाँ पे लोड आएगा। और आर में क्या आएगा, फलक्रम, और पी में आर में क्या आएगा, इफर्ट, है ना। क्यू में क्या आएगा, लोड, और पी में क्या आएगा, फलक्रम। देखो पी में फलक्रम आ रहा है, क्यू में लोड आ रहा है, और आर में क्या आ रहा है, इफर्ट। और जब लोड बीच में होता है तो उसको आप कौन सा टाइप बोल दोगे, एफ एल ई। ये हमारा याद रखने का तरीका है। अगर एफ बीच में आए तो फर्स्ट टाइप, अगर एल बीच में आए तो सेकंड टाइप। तो कौन सा टाइप है, ये सेकंड टाइप ऑप्शन है, सेकंड टाइप लीवर आएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 84 है ना, ए ड्रम इज बीटन ऑन द अर्थ एज वेल ऑन द मून। किसी ड्रम को आप अर्थ पे पीट रहे हो, है ना, बजा रहे हो, और उसी ड्रम को आप मून पे लेके चले गए, वहां भी आप उसको या बजा रहे हो या स्ट्राइक कर रहे हो, है ना। तो आपको बताना है कि वो वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा, या दोनों सरफेस पे वाइब्रेट करेगा, है ना। तो क्लियरली पता है, अब अर्थ पे वाइब्रेट करेगा, हमें आवाज भी सुनाई देगी, मून पे हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे मून पे जो ड्रम है वो वाइब्रेट नहीं करेगा, वाइब्रेट तो करता है, पर उस वाइब्रेशन को हमारे जो ईयर तक आने के लिए जो मीडियम की जरूरत है वो मीडियम मून पे नहीं है, या मैं बोल दूं एटमॉस्फेयर नहीं है। तो वहां पे जो है वाइब्रेट तो करता है मून पे, पर साउंड ट्रेवल नहीं करता। तो ड्रम जो विल वाइब्रेट बोथ प्लेस करेक्ट है ना। और ड्रम विल वाइब्रेट ओनली द मून, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली मून नहीं, अर्थ पे भी तो वाइब्रेट करता है। ड्रम विल वाइब्रेट ओनली द अर्थ, गलत है, ड्रम विल नॉट वाइब्रेट। क्या वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका रॉन्ग आंसर है। इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इन्वर्टेड इमेज किस में बनती है, रियल इमेज में, है ना। और जो इरेक्ट इमेज है, इन्वर्टेड का मतलब होते हैं उल्टी इमेज, है ना। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा दिखना, है ना। तो जो इन्वर्टेड इमेज है वो किस में दिखती है, रियल इमेज में दिखती है। और वर्चुअल इमेज में कैसे दिखती है, इरेक्ट मतलब सीधा, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है ना वो सीधी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और क्वेश्चन नंबर 86, इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो, है ना। तो आपको बताना है कौन सी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और कौन सी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जो ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड के पास जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी उसके पास उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप बोलते हो जैसे ऑब्जेक्ट को थ्रो करो तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा और वापस नीचे शुरू हो जाएगा, है ना। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, यहाँ से जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और जब भी ये ऊपर जाता है तो जो मैक्सिमम पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है वहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। देखो क्वेश्चन कोड, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने पे किस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में, करेक्ट है। अब केमिकल एनर्जी का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। और फोर्थ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी भी यहाँ पे कोई यूज नहीं होगी क्योंकि आप थ्रो कर रहे हो तो मोशन में ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, जो ऊपर जाने पे कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, ना। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की बात हो रही है, मतलब जिससे मैग्नेट बनाया जाता है, और वो अकेला कौन सा है, स्टील स्पून। अब आपको बताना है कौन सा नहीं है, है ना। तो गोल्डन नहीं है, सिल्वर नहीं है और कॉपर नहीं है। तो ए, बी और डी इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, है ना, ए, बी और डी। क्योंकि स्टील से मैग्नेट बनाया जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये जिसमें नहीं पूछा था। तो ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन देखो आप, हाँ, द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ सरफेस पे,
जितना फोर्स वो नीचे की तरफ लगता है उसको आप क्या बोलते हैं, उसका वेट बोलते हैं हम, है ना। तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इसी वेट की वजह से आपका जो रीडिंग आती है वेट मशीन पे वो इसी फोर्स की वजह से आती है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है उसको आप क्या बोलोगे, वेट बोलोगे, है ना। इन द गिवन डायग्राम एक्स वाई इज एन आयरन रोड, ये जो दे रखा है ये क्या है, एक आयरन की रोड है और आपको ये सिंगल टच और डबल टच में बताइए जिस पोल से आप उसको स्ट्राइक करते हो वो वही पोल बन जाएगा। अगर इसको आप साउथ से स्ट्राइक करोगे तो वाई वाला कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। हमें कौन सा पोल बनाना है, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस नॉर्थ पोल, एक्स पॉइंट पे कौन सा पोल बनाना है, नॉर्थ पोल बनाना है ना। तो आप नॉर्थ पोल को कहाँ से स्टार्ट करोगे, एक्स से स्टार्ट करोगे। तो रब नॉर्थ पोल फ्रॉम एक्स टू वाई, पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट है ना। ये वाला नहीं होगा, रब एन फ्रॉम एक्स टू वाई एंड बैक फ्रॉम वाई टू एक्स, तो ये बैक वाला पोजीशन में फिर उसका मैकेनिज्म आप यूज कर दोगे तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, है ना। रब नॉर्थ पोल फ्रॉम सेंटर में करना नहीं है, तो हमको वो एंड चूज करना है जो आपको पोल बनाना है। अगर इसको नॉर्थ बनाना है तो नॉर्थ यहीं से स्टार्ट होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90, है ना। 90 में क्या दिया है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेन मिरर, अगर लाइट जो है वो कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है ना, परपेंडिकुलर आ रही है तो आपको एंगल बताना है। अब आपको क्लियरली पता होगा यहाँ से, अगर कोई मिरर दिया है आपके पास ये वाला, अगर लाइट जो है कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है और वापस अगर परपेंडिकुलर आती है तो उसी पाथ पे क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस किस रे के बीच का एंगल है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे ये रही आप, है ना, और नॉर्मल भी वही है जिसपे लाइट जा रही है, तो दोनों इसी लाइन पे आ रहे हैं, नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्लियर है। अगर ये इसी क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी पूछ लेता फिर भी आंसर क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक ही पाथ पे है तो उन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब डेवलप द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी, आपको क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेट। कौन से साइंटिस्ट ऐसे थे जिसने मैग्नेट का हेल्प लेके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई थी, है ना। हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट जो है वो ऑस्टेड नाम की साइंटिस्ट ने बनाया था, है ना। मैग्नेट का इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैग्नेट बनाया था। यहाँ से पूछा है मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी पूछे हमें, तो किसने बनाई थी, फैराडे ने मैग्नेट को यूज करके, उसकी मोशन को यूज करके क्या बनाया था, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, है ना। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या होगा, अब आप क्या कर रहे हो, व्हाट विल बी द चेंज इन द शेडो इफ द बॉल इज मूव फ्रॉम ए टू बी, है ना। ए से बी की तरफ आप बॉल को मूव करवा रहे हो, है ना, ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हो, तो आपको क्या होना, जैसे देखो ये लाइट के पास आ रहा है ना, लाइट के पास आ रहा है, तो अब जैसे जैसे आप स्क्रीन के पास लेके जाते हो, जैसे जैसे आप किसके पास लेके जा रहे हो, स्क्रीन के पास आते हो, तो आपको क्लियरली पता है कि वो जो शेडो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है। और स्क्रीन से दूर जा रहे हो मतलब लाइट के पास आप जा रहे हो, तो उसमें जो शेडो है वो कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बिकम लार्ज हो जाती है ना। तो इस वाले ऑप्शन में आपका कौन सा करेक्ट होगा, ए से बी की तरफ जा रहे हो ना, ए से बी की तरफ जा रहे हो तो शेडो जो है वो अब की बार क्या हो जाएगी, बिकम लार्ज, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो सर बताएंगे। ओके बच्चों, तो देखो क्या है 93 क्वेश्चन, कि which department was established in the 1875 for studying the weather in the Indian subcontinent, ठीक है ना। देखो बच्चों कि जो कोई वेदर की जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है तो कौन बताता है हमें, तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होती है ना, IMD, तो वो क्या करती है, वेदर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन बताती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कि देखो कि ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्टेट है कि जहां पर क्या होता है, जो रबर है तो रबर का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। तो देखो बच्चों यहां पर हमारा केरला एक ऐसा स्टेट है कि जहां पर क्या होता है कि रबर की मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना।
चलो थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन देखो, इन इंडिया फर्स्ट फैक्ट्री तो मैन्युफैक्चर न्यूज प्रिंट, है ना। अब आपको फर्स्ट फैक्ट्री ऐसी जो है न्यूज प्रिंट की कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। कौन सा गांव था आपका, नेपा नगर गांव में, है ना। नेपा नगर में मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पहली न्यूज प्रिंट की फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2 करेक्ट होगा, है ना। अब देखो एक डोर बना हुआ है और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे हिंज लगे हुए हैं, एस, आर, क्यू और पी। अब आपको बताना है आपको किस में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करने की क्लियरली यहाँ पे दिखाया हमें ना। जितना आप मैक्सिमम पूछा है ना, अब यहाँ से खींचोगे इसको तो यहाँ से आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर जा रहे हो। अब गेट ऊपर इधर से खुल रहा है और आप पीछे से क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, है ना। तो जैसे जैसे आप इधर पीछे जब जा रहे हो तो आपको जो है मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो सबसे पीछे जो पॉइंट है कौन सा है, पी पॉइंट है, तो आपको इसमें कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, सबसे मैक्सिमम ज्यादा। अगर सबसे लोवेस्ट पूछ लेता तो उसका आंसर क्या होता, एस पॉइंट, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, है ना। 97 में क्या पूछा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लूनार मिशन दैट लॉन्च ह्यूमन, है ना। अब लूनार मिशन आपको बताना है जिसने लॉन्च करा था क्या, ह्यूमन को। तो कौन सा ऑप्शन है वो, है ना। सैटेलाइट कौन सा है, अपोलो 11 करेक्ट है। और यहीं पे एक और दे रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 100, वी कैन इजिली जंप 1 मीटर हाई ऑन द मून। क्यों, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से कम होती है ना। क्योंकि अर्थ पे अगर ग्रेविटी ज़्यादा है, अगर यहाँ नॉर्मल जैसे हम चलते हैं इसी फोर्स से अगर मून पे चलोगे तो आप ऐसे जंप करते हुए जाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटी है वो कम है। इसी वजह से आप मून की सरफेस पे क्या करते हो, ज़्यादा जंप कर पाते हो। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज लेसर देन द अर्थ, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन सर बताएंगे। ओके सर, ध्यान से देखेंगे अब एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये, कि चिली पाउडर, एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए कि चिली पाउडर के लिए ब्रिक पाउडर यूज करते हैं। चिली रेड कलर का होता है, ब्रिक का पाउडर भी रेड होगा तो पता नहीं चलता, तो मिलावट कर देते हैं। तो चिली पाउडर में मिलावट ब्रिक से की जाती है। तो राइस में मिलावट के लिए क्या करेंगे, तो राइस हल्का व्हाइट कलर का होता है, तो उसी तरह से व्हाइट स्टोन उसमें डाल देंगे, पता नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। लेकिन आपको मिलावट ना करनी है, ना मिलावट वाली चीजें खानी है। अगला सवाल देखो, कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्लाइमेट इंस्टीट्यूट लॉन्च किया था जो एनवायरमेंटल चेंजेस को एड्रेस करेगा, मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व करेगा, एड्रेस करेगा। तो अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ने उसे लॉन्च किया था। 100 आप पढ़ चुके हो कि मून पे ग्रेविटी कम होती है तो मून पे ज़्यादा लोग जंप करते हैं। तो आज की हमारा वीडियो डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सके। 30 नवंबर आपका दिन होना चाहिए, उस दिन आप एग्ज़ाम ऐसे देंगे जैसे किसी ने ना दिया हो। अच्छा स्कोर कीजिए और हमें बताइए कि आपके इतने मार्क्स आए हैं। और लेवल 2 की तैयारी हम करवाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल लेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आप हमारे इंटीग्रिटी के नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।